हेलो एवरीवन, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं इस मूवी का नाम है इसी और ओसी 2020 में रिलीज हुई थी। यह एक रोमांटिक मूवी होने वाली है। मूवी में हम एक ऐसी लड़की को देखते हैं जो पैसों के लिए अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करती है और वो एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आगे का सीन हम मूवी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। अगर आपको मूवी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा देरी न करते हुए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक खूबसूरत और सुंदर सी सिटी को देखते हैं जिसका नाम पेरिस था। वहाँ हम एक लिजाबेला नाम की लड़की को देखते हैं जिसका निकी नाम इजी होता है। वो एक बहुत ही अमीर घर से होती है और जैसे हमें बचपन में रिश्तेदारों के सामने बोला जाता था कि गाना गा कर सुनाओ और तभी लिजाबेला बूम मार देती है। और उसके बाद दूसरी ओर हम एक ओस्कर नाम के लड़के को देखते हैं और वो अपनी मदर और ग्रैंडफादर के साथ रहता था और वो बहुत ही गरीब थे और उसके ग्रैंडफादर गैर कानूनी चीजें किया करते थे। एक बार वो चोरी करने के लिए वो एक स्टोर में जाता है और वहाँ वो इमिग्रेट की लैंग्वेज समझ नहीं पाता है और इसलिए उसे पुलिस जेल में डाल देती है। दूसरी ओर लिजाबेला को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था और इसलिए वो अपनी रसोई में जाकर यह सब सीखने लगती है और एजी का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। दूसरी ओर ओस्कर का स्कूल भी कुछ खास नहीं था और उसे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो अपना सारा गुस्सा बॉक्सिंग में निकाल देता था और तभी उसके कोच कहते हैं उसका एक अच्छा बॉक्सर बन सकता है और वहीं पर उसके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। दूसरी ओर एजी रसोई में नौकरानी के साथ खेलने लग जाती है और इसी वजह से वो सारी चीजें बनाना सीखने लग जाती है और इसी वजह से उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता और ईशी फेल हो जाती है और उसकी मदर उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने सारे नौकरों को निकाल देती है और उसके बाद वो दोनों बड़े हो जाते हैं और उसका भी अपनी बॉक्सिंग में बहुत आगे जा चुका है और आगे उसकी बहुत बड़ी बॉक्सिंग फाइट होने वाली है। अगर वो यह बॉक्सिंग जीत जाता है और उसके बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। मदर के बहुत समझाने के बाद भी ईशी ने अपना फैशन नहीं छोड़ती है और वो अभी भी खाना बनाने का काम करती थी। उसके बाद ईशी को यूरोप कुकिंग डिप्लोमा के बारे में पता चलता है जिसके लिए ईशी बहुत खुश थी और फिर ईशी को उसकी डिग्री लेने के लिए उसे स्कूल में बुलाया जाता है और तभी उसकी टीचर यह देखकर हैरान हो जाती है और ईशी को कहती है आखिर तुमने हाई क्लास पास कर ही ली। वो कहती है कि तुम्हारे माँ और बाप के प्रेशर की वजह से मैं खुद नशेड़ी बन गई और ईशी अपने माँ बाप की वजह से पास होती है और यह सब सुनकर ईशी को बहुत बुरा लगता है और उसकर अपने मदर के पेट्रोल पंप के स्टोर में काम करता था और कई सालों बाद उसके ग्रैंडफादर जेल से बाहर आ रहे हैं और उसकी मदर उसे कहती है कि तुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर फिर से उन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत की फिर इस बार वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद उनके स्टोर में एक टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी आता है और वो उन्हें कहता कि तुम्हें $40,000 देने होंगे और इसके बारे में ओस्कर की मदर ने उसे कभी बताया नहीं था और ओस्कर बहुत गुस्सा हो जाता है। और ईशी ने एक आर्ट कैंपेशन रखा था, वहाँ फिर से उसे एक लड़का डेट पर चलने के लिए पूछता है और पहले भी ईशी उसके साथ कई बार डेट पर जा चुकी है पर उसे उस लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं थी और तभी ईशी उस लड़के से पूछती है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो और वो ईशी को बताता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी शादी मेरे से करना चाहते हैं और इसी बात से ईशी और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर आज जब ओस्कर प्रैक्टिस के लिए आता है तो उसका कोच उसे कहता है कि तुम थोड़े टाइम के लिए ही प्रैक्टिस करते हो और ज्यादा टाइम तुम अपने स्टोर में होते हो और इसी कारण उन्हें अब तुम्हारे पर भरोसा नहीं रहा और वो उसे बॉक्सिंग के लिए स्पॉन्सरशिप देने वाले थे, लेकिन अब ये बॉक्सिंग नहीं हो सकती और ओस्कर को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और ओस्कर को बॉक्सिंग के लिए $8,000 की आवश्यकता थी। और उसके बाद ईशी अपने माँ बाप के पास आती है और पूछती है कि तुम कितने टाइम से मेरी टीचर के साथ जबरदस्ती कर रहे हो और ईशी कहती है ये सब अब नहीं चलेगा और ईशी अब कॉलेज नहीं जाना चाहती और वो बोलती है कि कल मैं न्यूयॉर्क के स्कूल में जाने वाली हूँ और उसकी मदर कहती है कि इस बकवास के लिए मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाली हूँ। और तभी ईशी कहती है आपने जो पैसे मेरे फंड में जमा कर रखे हैं उसी से मैं पैसे यूज करूंगी। उसकी मदर कहती ये सब मैं कभी नहीं होने दूंगी और तभी ईशी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और उसकी मदर ड्राइवर को उसका पीछा करने के लिए बोलती है और तभी ईशी ये डिसाइड कर लेती है कि वो अपने माँ बाप को बहुत तकलीफ देंगी। और ओस्कर अपने दोस्त के साथ अपनी आगे की लाइफ प्लान के बारे में बात करता है क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था कि वो अपनी लाइफ में आगे क्या करेगा क्योंकि उसे बॉक्सिंग के अलावा और कुछ भी नहीं आता था और शायद वो लेबर वर्कर का काम कर सकता है। और तभी उसका दोस्त उसे कहता है ये काम तुम्हारे लिए नहीं है और तभी अचानक उनके पीछे एक लेबर वर्कर बैठा हुआ था और उसे बोलता बस करो और बात मत करो, तुम्हारी बॉक्सिंग बहुत घटिया है। और इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और वो ओस्कर से बॉक्सिंग करना चाहता था लेकिन ओस्कर उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और वो जिस रेस्टोरेंट में थे और तभी ईशी भी वहाँ आ जाती है और वो वहाँ जॉब के बारे में पूछताछ करती है क्या उसे वहाँ काम मिल सकता है। और उसका बॉस ईशी से पूछता तुम बहुत अमीर लगती हो, तुम यहाँ काम नहीं कर पाओगी और ईशी कहती है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद उसे वहाँ काम मिल जाता है और फिर वो वहाँ ओस्कर को किसी से झगड़ा करते देखती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वो ओस्कर जैसे लड़के के साथ अपना चक्कर चलाती है और उसके बाद माँ बाप बहुत डर जाएंगे। और तभी ईशी ओस्कर के पास आती है और वो उसे डेट पर चलने के लिए बोलती है और ओस्कर उसकी बात का बिना जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है और तभी ईशी उसका हाथ
पकड़ लेती है और उसके हाथ पर अपना फोन नंबर लिख देती है। और फिर रात को ओस्कर इशी का इंस्टाग्राम चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो बहुत अमीर घर से है और ओस्कर की मदर भी ये सब देख रही थी। और वो ओस्कर को बोलती है कि तुम सिर्फ उसे उसके पैसों के लिए डेट कर सकते हो, एक बार तुम्हारे हाथ में उसके पैसे आ जाते हैं और उसके बाद तुम उसे छोड़ सकते हो। और अपने कैरियर को बचाने के लिए ओस्कर के पास और कोई चारा भी नहीं था और इसलिए वो इस बात के लिए मान जाता है। और रात को जब इशी घर वापस आती है और उसकी मदर उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारे जैसी लड़की ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है, जिस काम में कोई लाइफ नहीं है, इस काम को तुम कैसे कर सकती हो। और तभी इशी डेट पर जाने के लिए ओस्कर को मैसेज करती है और ओस्कर डेट पर जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन इशी अपनी जॉब पर जाती है, लेकिन यह रेस्टोरेंट कोई खास नहीं था, वहाँ जैसा भी खाना बनता था वैसा ही आगे दे देते थे। और तभी इशी ने एक बहुत अच्छा और बड़ा बर्गर बनाया, लेकिन तभी उसकी बॉस कहती है इतना बड़ा बर्गर यहाँ नहीं चलेगा। और इशी के माँ और बाप ड्राइवर की मदद से इशी पर अब भी नजर रख रहे थे। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि इशी वहाँ काम कर रही है और ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। और ओस्कर इशी के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने दोस्त को पूछता कि पता नहीं इस तरह लड़की को मेरे में क्यों दिलचस्पी है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम दिखने में बहुत हैंडसम लगते हो और जैसे ही तुम उसके पास जाओगे और उसकी तारीफ करना शुरू कर देना, तारीफ सुनने के बाद लड़कियां अपना दिमाग बंद कर देती है। और फिर ओस्कर इशी के पास जाता है और उसे कहता तुम तो एकदम परी की तरह लग रही हो, जैसे मैंने देखा मैं तो हैरान रह गया और तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। और तभी इशी कहती है ये मेरी जॉब की ड्रेस है, लेकिन ओस्कर इशी की बहुत तारीफ करने लगता है। और तभी इशी उससे पूछती तुम क्या काम करते हो। ओस्कर उसे कहता है मैं बॉक्सर हूँ और वो इशी को धीरे धीरे टच करने लग जाता है और उसे अपनी बॉक्सिंग के बारे में बताता है। और तभी इशी थोड़ा उससे डरने लग गई थी और फिर अचानक वहाँ इशी के माँ बाप उसे लेने के लिए आ जाते हैं और इशी उन्हें ओस्कर से मिलवाती है। पर वो कहते हैं कि तुम ये सब कर क्या रही हो और यह लड़का कौन है, क्योंकि ओस्कर से वो अच्छे से बात नहीं कर रहे थे और इसलिए ओस्कर गुस्से में इशी के माँ बाप को कुछ बोलकर वहाँ से चला जाता है। इशी की मदर उसे कहती है कि तुम इस तरीके से हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती, अब हमने तुम्हारे बैंक अकाउंट को भी ओपन कर दिया है, अब तुम कहीं भी नहीं जा सकती। इससे इशी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से ओस्कर के पीछे ही चली जाती है और ओस्कर के साथ कार में बैठ जाती है। ओस्कर कहता है कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, चलो गाड़ी से बाहर निकलो, लेकिन इशी उसे मना कर देती है और मजबूरन उसे साथ लेकर चला जाता है। इशी को उसकी कार में म्यूजिक कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है और आज ओस्कर के ग्रेट फादर जेल से बाहर आते हैं और वो ओस्कर को देखकर बोलते हैं कि मेरी अब उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और मैं खुद से कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और फिर ओस्कर उन्हें बताता कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ग्रेट फादर बहुत सालों से जेल में होने के कारण अब उन्हें आसपास की हर कोई चीज बहुत अजीब लगती है। तभी ओस्कर अपने ग्रेट फादर को पूछता है कि अब आप क्या करने वाले हो, आपने कुछ करने के लिए सोचा है। और ग्रेट फादर उसे कहते हैं मैं रेपी करने वाला हूँ। ओस्कर बोलता है आप इस तरह से कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ग्रेट फादर कभी ये काम नहीं करते, आपको एक आम नॉर्मल ग्रेट फादर की तरह रहना चाहिए। और उसके ग्रेट फादर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे और ओस्कर बहुत गुस्सा हो चुका था और वो इशी को बोलता कि तुम बहुत अमीर हो इसलिए मैं तुम्हें फंसाने के चक्कर में था। और ओस्कर उसे गाड़ी से बाहर निकल जाने के लिए बोलता है और इशी का ड्राइवर उसका हर जगह पीछा कर रहा था और वो गुस्सा हो जाती है और गुस्से में इशी गाड़ी का वाइपर ही तोड़ देती है। उसके बाद इशी ने ओस्कर को फोन करके एक जगह पर मिलने के लिए बुला लेती है और वो उसके साथ एक डील करती है और इशी को ओस्कर बोलती है मैं तुम्हें फाइट के लिए पैसे दूंगी और तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना होगा, क्योंकि मैं मेरे माँ बाप को डराना चाहती हूँ। लेकिन ओस्कर इशी से ज्यादा पैसे मांगता है क्योंकि उसकी मदर के ऊपर जो फाइन था वो भी वो उतारना चाहता था और इन दोनों के बीच डील पक्की हो जाती है। उसके बाद उनके पेरेंट्स का एक आर्टिफिशियल था, वहाँ पर ओस्कर अपने दोस्त के साथ आता है और आते ही वो इजी के होंठों को चूम लेता है और यहाँ पर उसका एक आदमी मजाक उड़ाता है और वो जानबूझकर झगड़ा करना चाहते थे। और तभी इशी के बॉडीगार्ड वहां आ जाते हैं और जल्दी से वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और इसी भी उनके साथ चली जाती है। और ये सब देखकर उसके माँ बाप हैरान हो जाते हैं और उसके लिए उन्हें बहुत बुरा लगता है। और फादर उसकी माँ से कहता है कि क्या पता था कि ये तुम्हारी माँ की तरह ही निकलेगी। और इशी की मदर बोलती है ये सब मैं होने नहीं दूंगी। और आज रात को ओस्कर के ग्रैंड फादर अंडरग्राउंड क्लब में रेपिक करने वाले थे। ओस्कर वहाँ पर जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ग्रेट फादर बोलते हैं कि मैं कर सकता हूँ और वो स्टेज पर चले जाते हैं और शुरू में तो उन्हें न्यू टैलेंट हंट करता है। और जब ग्रैंड फादर ने शुरू किया और सब लोग उन्हीं की तरफ चले जाते हैं और वो एक बहुत अच्छी रेपिक करते हैं और सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। इशी बोलती मैंने तुम्हारा वीडियो निकाला और मेरी दोस्त इन्फ्लुएंसर उसका मैनेजर आपकी वीडियो वायरल करने में मदद करेगा। और तभी उसका इशी से कहता कि ये बहुत चालक है, ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जेल तो सिर्फ 4 साल की हुई थी।
और जेल में जाकर ये वायलेंस करने लग गए। इसी कारण ये 15 साल बाद बाहर आए हैं। ओस्का को अब फाइट के लिए पैसों की जरूरत थी। इशी कहती है मेरे माँ बाप ने मेरा बैंक अकाउंट बंद कर दिया है, इसके लिए तुम्हें उन पर प्रेशर डालना होगा। और उसी रात को इशी ओस्का को अपने घर लेकर जाती है और वहाँ जब वो गाड़ियों की लगी लाइन देखकर उसकी आंखें फट जाती है। और तभी इशी उसे एक आर्ट कलेक्शन देती है और कहती है कि अगर तुमने इसे सेल कर दिया तो तुम्हारे सारे पैसे आ जाएंगे। और तभी ओस्का इशी को किस करने की कोशिश करता है और इशी को यह सब अच्छा नहीं लगता। ओस्का बोलता है कि सारी लड़कियां मेरी किस की दीवानी है। और थोड़ी देर बाद एजी का मूड बन जाता है और तभी उन्हें उनके पेरेंट्स के आने की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उनके सामने ही रोमांस करना शुरू कर देते हैं। और इशी के फादर ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो इशी से पूछते हैं तुम ये सब कर क्या रहे हो। तभी इशी अपने फादर को कहती है मैं इससे प्यार करती हूँ। फादर बोलते हैं ये सब झूठ है। इशी बोलती है हाँ यह सच है, मैं किसी से प्यार कर सकती हूँ। यह समझना या विश्वास करना इतना मुश्किल नहीं है और हर लड़की बस पैसों के लिए शादी नहीं करती। और इशी को यह लगता था कि उसके फादर ने पैसों के लिए मदर के साथ शादी की थी और उसके फादर गुस्सा होकर इशी को मारने वाले थे, पर तभी ओस्का उन्हें रोक लेता है। इशी बोलती है कि अब मैं ओस्का के साथ ही रहने वाली हूँ। इशी अपने सपनों के बारे में ओस्का को बताती है। ओस्का बोलता है कि तुम अमीर लोग अच्छे नहीं होते और तुम्हें खुश रहना भी नहीं आता। अगर तुम्हें कुकिंग ही करनी है तो वो तुम कहीं भी रहकर कर सकती हो। उसके बाद ओस्का उसे रसोई में लेकर जाता है और उसे वो खाना बनाने की हर चीज उसके सामने निकाल कर दे देता है और बोलता है अब तुम खाना बनाओ। लेकिन सब्जियां कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती, फिर भी इशी बहुत अच्छा खाना बनाती है। और ग्रैंडफादर को डिश बनी देखकर कुछ अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब ग्रैंडफादर खाना टेस्ट करते तब उन्हें खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। और रात को सोते समय उसके कमरे में इशी को एक मोड़ देखकर बहुत बुरा लगता है और फिर वो अपने दोस्त को फोन पर बोलती कि मैं तुम्हारे पास आकर सो रही हूँ। और अगले दिन इशी ओस्का से कहती है कि मेरी फ्रेंड को कोई इमरजेंसी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। और बातों बातों में इशी को ओस्का के टैलेंट का पता चलता है और वो उससे पूछती है कि इंग्लिश के ABC में कितने अल्फाबेट होते हैं और वो बता देता है। इशी उसे बोलती है कि तुम तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह ही टैलेंट हो, अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम एक अच्छे लेवल तक पढ़ाई कर सकते थे। तभी ओस्का बोलता है कि मैं बॉक्सिंग में बहुत अच्छा हूँ। उसके बाद वो दोनों आपस में बॉक्सिंग स्टेडियम में जाते हैं और उसके कोच देखकर बोलते हैं कि इस तरह की बॉक्सिंग अच्छी नहीं है। और तभी ओस्का की मोम वहाँ आ जाती है और बोलती है तुम्हें स्टो के लिए देर हो रही है, आज रात को एक पार्टी थी और वो दोनों फिर मिलने वाले थे। और ओस्का को बहुत सारी जिम्मेदारी होने की वजह से वो अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। ग्रैंडफादर ने पहली बार अपना पेट्रोल पंप देखा और वो बहुत खुश होते हैं और इशी उसे पूछती है कि आज तुम कहाँ जा रहे हो। और वो कहते हैं कि आज मुझे भी पार्टी करनी है, क्योंकि उन्हें भी एक रिकॉर्ड डील मिल जाती है और सब लोग उनके लिए बहुत खुश थे। पार्टी में ओस्का के दोस्त को एक लड़की पसंद आती है और उस लड़की का उसने नंबर लिया और वो उसे गंदी वीडियो भेजता है। इशी उसके साथ मजाक करती है और वो उसे देखना चाहती थी और गलती से ओस्का का दोस्त अपनी मदर को भेज देता है और इस गलती की वजह से उसकी डर के मारे नीचे से फट जाती है। और सब दोस्तों के साथ जल्दी से वो अपने घर पहुंचता है और वहां जाकर वो अपनी मदर के फोन को ढूंढता है, लेकिन तभी पीछे से उसकी मदर आकर उसकी जमकर पिटाई करती है। और इशी ने ओस्का की मुश्किल को देखा और वो समझ गई थी और वो उसे कहती है अगर तुम्हें एक अच्छा बॉक्सर बनना है तब तुम्हें पेट्रोल पंप से काम छोड़ना होगा। उसका इशी की बात को टाल मटोल कर देता है और उसे जोरदार किस करने लग जाता है और बोलता है कि इसके आगे वैसे भी हम दोनों में कुछ नहीं होने वाला है। इशी के फादर ने वो वीडियो देखी जिस पार्टी में इशी थी और तभी वो परेशान हो जाता है और वो भी उसी पार्टी में चले जाता है। और वहाँ पर जाकर वो इशी और ओस्का को एक साथ लिपटा लिपटी करते देख लेता है और बहुत ज्यादा नशे में होकर वो दोनों घर वापस आते हैं। ओस्का इशी का ख्याल रखता है और वो दोनों एक दूसरे के पास ही लेट जाते हैं। और इशी बोलती है कि मेरे पेरेंट्स के बेडरूम में भी एक ऐसी ही तस्वीर थी, मुझे भी पहले यही लगता था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर नहीं, शायद वो पैसों के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। और इशी ओस्का को किस करने लग जाती है, पर शायद ये दोनों भी पैसों के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। उसके बाद ओस्कर और इशी दोनों दबाकर घपाघप करने का आनंद लेते हैं। और अगले दिन इशी के माँ बाप उसे लेने के लिए आते हैं। वो इशी को कहते हैं कि हम हार गए, तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर सकती हो और तुम अगर न्यूयॉर्क जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, हम सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा कर देंगे, बस सिर्फ इस लड़की के साथ तुम अपना रिलेशनशिप तोड़ दो। और तभी इशी इस बात के लिए हाँ कह देती है और उसने जो पैसे ओस्कर के साथ वादा किया था वो सारे पैसे उसे दे देती है। और ये सब देखकर ओस्कर को बहुत बुरा लगता है और इशी उसे कहती है यह पैसा तुम अपने कैरियर के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। उसका इशी को बोलता है कि तुम मुझे कभी भी समझ नहीं सकती, मैं अपने परिवार वालों को सपोर्ट करना चाहता हूँ, तुम मेरी तरह कभी सोच भी नहीं सकती, तुम अपने पैसों का ख्याल रखो और मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। और उसका बहुत दुखी हो जाता है। और इशी जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी वहाँ की बॉस को अच्छे से काम करना आता नहीं था और वो दूसरों पर गुस्सा हो जाती थी। और इशी ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसने इशी को काम से निकाल दिया था। और इशी घर पर वापस आती है और उसके माँ बाप उसके सारे पैसे दे देते हैं। इशी और उसका एक दूसरे के बिना बहुत दुखी थे। तभी वो अपनी फ्रेंड को बोलती है
कि अब मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मैं फिर भी अपने आप से खुश क्यों नहीं हूँ और मैं ओस्का को बहुत मिस कर रही हूँ। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हारे दिमाग में ओस्का की यादें हैं, कुछ दिनों बाद तुम सब भूल जाओगी। एक दिन ओस्का के ग्रैंडफादर खुश होकर उसके पास आते हैं क्योंकि उनकी रेपी के रिकॉर्ड लेवल से उन्हें $30,000 मिले थे। ये पैसे लेकर ओस्का इशी के पास आता है और बोलता है अब मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। इशी बोलती कि तुम मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते और ओस्का बोलता है कि तुम अपनी फीलिंग की कभी भी कदर नहीं कर सकती हो। इशी कहती है क्या फीलिंग लेने के लिए गरीब होना पड़ता है, और तभी उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और ओस्का बोलता तुम्हारी टच की हुई हर चीज को मैंने फेंक दिया है क्योंकि उसमें से गंदी बदबू आती है। और इशी उसे कहती तुम्हारा पूरा घर कचरे जैसा है और तुम्हारी मोम तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। ओस्का बोलता है कि तुम तुम्हारी लाइफ में कभी खुश नहीं रहोगी और इशी कहती कि तुम तुम्हारी फाइट हार जाओगे और हमेशा पेट्रोल पंप पर ही काम करते रहोगे, और उसके बाद गुस्से में अपने अपने घर चले जाते हैं। इशी गुस्से में अपने पेरेंट्स को बोलती है कि तुम मेरी फीलिंग को कभी नहीं समझ सकते हो, मैं तुम्हारी तरह पैसों के लिए एक अमीर आदमी से शादी नहीं करना चाहती। दूसरी और उसका गुस्से में इशी की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है जिसमें इशी गरीब लोगों के बारे में बोल रही थी और फिर इशी की मोम इशी के पास आकर बैठ जाती है और उसे अपनी मोम के बारे में बताती है और इशी को अपनी मोम की बात सुनकर बहुत दुख होता है और वो कहती मुझे मेरे मोम और फादर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी इशी की दोस्त इशी को वो वीडियो भेजती है और तभी इशी ये वीडियो देखकर गुस्से में ओस्का के मैनेजर को फोन करके उसकी फाइट कैंसिल करवा देती है और तभी ओस्का गुस्सा होकर इशी के पास आता है, बोलता तुमने ऐसा क्यों किया, और इशी बोलती तुमने पहले मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों डाली थी। और तभी ओस्का को उसके ग्रेट फादर का फोन आता है कि वो किसी को मारने के लिए जा रहे हैं क्योंकि किसी ने उसकी वीडियो पर गलत कमेंट किया था। और ओस्का इशी को बोलता है कि मुझे तुम्हारी कार की जरूरत है और वो जल्दी से ग्रैंड फादर के पास आते हैं और उन्हें कोई क्राइम करने से बचा लेते हैं। और ओस्का इशी को सॉरी बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था, और उसके बाद इशी ओस्का को गले से लगा लेती है। ओस्का कहता मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगा। और कुछ दिनों बाद ओस्का की बॉक्सिंग फाइट शुरू होती है लेकिन वो उस फाइट में हारता हुआ दिखाई दे रहा था और तभी वहाँ इशी आती है। वो उसे बोलती है कि जितना मैंने तुम्हारे साथ रहकर जिंदा महसूस किया था उतना मैंने कभी नहीं किया, और अब मैं तुम्हारे साथ यहीं रहकर कुकिंग करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और तुम्हें यह फाइट मेरे लिए जीतनी होगी। और इशी के आ जाने पर ओस्का को मोटिवेट मिलता है और वो फाइट जीत जाता है और दोनों अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। प्यार के आगे धन दौलत की कोई औकात नहीं है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस मूवी में हम देखेंगे कि दो अनजान लड़का लड़की जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वो एक ही मुलाकात में उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शुरू हो जाता है और वो गपागप शुरू कर देते हैं और सिलसिला उनका दोनों के बीच में हमेशा के लिए शुरू हो जाता है। वे हफ्ते में एक बार मिलते थे और पूरे वीक का मजा वो एक ही दिन में लेकर अपने अपने घर चले जाते थे। लेकिन इस मूवी के लास्ट में नतीजा क्या हुआ उनका गपागप करने का और मजे लेने का, इस मूवी में हम आगे देखेंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए हमें मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी का नाम है 2021 से वीक। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि दोनों मजे से बेड पर धमाकेदार गपागप का आनंद उठा रहे थे। तो वो दोनों एक दूसरे को ऐसे पेल रहे होते हैं कि वे दोनों को एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हों। बट यहाँ हमें एक ऐसा सस्पेंस देखने को मिलता है कि वह दोनों एक दूसरे का नाम तक भी नहीं जानते थे। वह दोनों पहली बार मिले थे, जैसे ही उन दोनों का फिल्म पहली खत्म होता है तो एक दूसरे को अपना इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस मूवी में लड़के का नाम मेनुअल होता है और लड़की का नाम जूलिया होता है। मेनुअल बताता है कि मैं एक फिजिकल थेरेपी हूँ, जूलिया एक ट्रेवल एजेंसी में काम करती है। वह दोनों बोलते हैं कि हमें यहाँ गपागप करने में बहुत मजा आया। तभी मैनुअल बोलता है कि क्या हम दोबारा मिल सकते हैं, तो लेकिन जूलिया वहां से उसे को मना कर देती है। मैनुअल ओके बोलकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मैनुअल और जूलिया फिर से गपागप करते हुए दिखाई देते हैं। इस बार उसको बेड पर पटक कर पीछे की साइड से अच्छी तरह से पेल रहा होता है और उसको पेल पेल कर उसका पूरा बदन तोड़ देता है और उसका पानी निकाल देता है। हमें यह पता चलता है कि जूलिया और मैनुअल से कैसे मिली थी। जूलिया की बहन को कोई फिजिकल प्रॉब्लम थी, इसलिए जूलिया अपनी बहन को लेकर मैनुअल के क्लिनिक गई थी। पहली नज़र उनकी वहीं मिलती है, वहीं उन दोनों को बातें करते करते सीधे बात गपागप पर आ गई। वे हंसते हंसते यही बात कर रहे थे कि अगर मैं अपनी बहन को तुम्हारे क्लिनिक में नहीं लेके आती तो ऐसे हम कभी न मिलते और गपागप का आनंद नहीं उठा पाते। अगले दिन हम उन दोनों को फिर से गपागप करते हुए देखते हैं। इस बार मैनुअल उसको बाथरूम में पेल रहा होता है। दोनों को गपागप करने का मजा इसलिए आता है क्योंकि वह हफ्ते में एक बार ही मिलते थे और वो भी थर्सडे को। वह दोनों अपनी पूरी गर्मी हफ्ते के एक ही दिन में निकाल देते थे। फिर वो हमेशा मिलने लगे और यहाँ हम देखते हैं कि वह दोनों बस गपागप करने के लिए मिलते थे और उन दोनों को एक दूसरे से और कुछ लेना देना नहीं था।
ऐसे ही एक दिन वो दोनों मज़े से गपागप कर रहे होते हैं। जूलिया वहाँ पागलों की तरह गपागप कर रही होती है और अपने अंदर अच्छे से पानी डलवा कर रिलैक्स फील करती है। फिर वो दोनों वहाँ खाना खाने लगे। खाना खाते खाते वह दोनों अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, जहाँ जूलिया अपने बारे में बताती है कि मैं बचपन से बहुत ही ज़्यादा शांत हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं उसे बहुत प्यार करती थी, बट एक बार मैंने सोचा कि उसको आज बहुत ज़्यादा मज़े दूंगी, इसलिए मैं उसका पप्पू मुंह में लेने लगी। तभी मुझे उल्टी आ गई। उसके बाद मैंने अपना कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। मैनुअल वहां बोलता है कि मुझे इस तरह की लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और जूलिया के पेट पर चटनी गिरा कर चाटने लगा, और चाटते चाटते सीधा नीचे आ जाता है और नीचे भी चाटने लग जाता है और गपागप करने शुरू कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलिया मैनुअल का वेट कर रही होती है। जैसे ही मैनुअल आता है वह बोलती, आज तुमने आने में लेट कर दिया। मैनुअल बोलता है कि आज क्लिनिक पर कुछ ज़्यादा पेशेंट आ गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, और जूलिया को बेड पर पटक कर उसको पेलना शुरू कर देता है। गपागप करने के बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि वह दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं। मैनुअल की वाइफ एक टीचर है जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाती है। जूलिया बताती है कि मेरा हस्बैंड एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कि हमेशा शहर से बाहर रहता है। मैनुअल जूलिया को बोलता है, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। जूलिया वहाँ कुछ नहीं बोलती और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर वे दोनों अच्छे से पटका पटकी पानी निकालना गपागप शुरू कर देते हैं। एकदम से मैनुअल पूछता है कि जूलिया तुम्हारे बच्चे हैं क्या? क्या जूलिया वहाँ बोलती है, नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं एक बांझ हूँ, मेरे बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो मैनुअल बोलता है कि फिर तुम कोई बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेती, जिससे तुम्हारा मन लगा रहेगा और तुम्हारी फैमिली का भी ही मन लगा रहेगा। जूलिया मैनुअल को बताती है कि शायद मैं अपने बारे में ही सोचती हूँ, मेरे दिमाग में कभी बच्चे का ख्याल आया ही नहीं, और जो जब से मुझे पता चला कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तब से मैंने बच्चे के बारे में सोचना बंद कर दिया है। मैनुअल बोलता है, मेरा एक छोटा बच्चा है, 9 साल का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वह इतना शरारती है कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता, वह मेरी जान है, लेकिन कभी कभी ये सोचता हूँ कि कहीं उसे पता चलेगा कि उसके फादर का अफेयर किसी गैर औरत के साथ है तो उसको कैसा फील होगा। मैं उसको कभी नहीं छोड़ना चाहता, ना ही तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। कभी भी जूलिया उसको यहाँ पे टोक देती है और बातों के बीच में ही बात को रोक देती है, और मैनुअल से पूछती है कि तुम अपनी वाइफ को क्या बोलकर मेरे पास आते हो। मैनुअल बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि मी थर्सडे को क्लिनिक पर मेरे कुछ खास पेशेंट होते हैं जिनका इलाज करते करते मैं लेट हो जाता हूँ। मैनुअल जूलिया से पूछता है कि तुम अपने हस्बैंड को क्या बोलकर आती हो। तभी वह बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर जा रही हूँ। कभी मूवी का बोल देती हूँ, कभी शॉपिंग का बोल देती हूँ, ऐसे ही मैं तुमसे मिलने आती हूँ। तो मैनुअल बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें मना नहीं करते कहीं जाने को। तो जूलिया बोलती है, मेरे हस्बैंड को मेरे पे भरोसा है, इसलिए मुझे कुछ नहीं बोलते। अगले दिन हम देखते हैं मैनुअल और जूलिया मिलते हैं, बट मैनुअल और जूलिया लड़ाई करने लगते हैं। वो बोलता है, मुझे थर्सडे को मिलने क्यों नहीं आई, मैं तुम्हारा पागलों की तरह वेट कर रहा था। तो जूलिया यहाँ बोलती है, मैं अपने फ्रेंड के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए गई थी। मैनुअल बोलता है, तो फ़ोन करके बता सकती थी, मुझे फ़ोन नहीं कर सकती तो कम से कम मैसेज कर देती, लेकिन तुमको मेरा कोई ख्याल नहीं आया। मैं पागलों की तरह तुमको चाहने लगा हूँ, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे समझ क्यों नहीं रही। कहीं ना कहीं जूलिया को लग रहा था कि शायद मैं मैनुअल का घर बिगाड़ रही हूँ खुद के मजे लेने के लिए, इसलिए थर्सडे को मैनुअल से मिलने नहीं गई थी। जूलिया उसे बताती है कि मैं जब क्लब में गई थी तो मैंने वहाँ एक लड़के को देखा, वह बहुत ही सुंदर था, उसके पास गई तो उसने मेरी कमर पकड़ ली। तो मैनुअल को बहुत गुस्सा आता है, वो जूलिया को नीचे गिरा कर उसकी टांग उठाकर उसको जोर जोर से वहीं पेलने लगता है, और वो अपना सारा माल निकाल कर उसके ऊपर गिरा देता है। उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि मैनुअल जूलिया के पास आता है और उसे जूलिया को एक लेटर देता है। यह लेटर मैंने तुम्हारे लिए लिखा है तो इस लेटर को मुझे लिखने के लिए 3 घंटे लगे। तो जूलिया जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, मैं हर जन्म में सिर्फ तुमको ही पाना चाहता हूँ, बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, खुशी गम जो भी हो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मुझको अपने आपस से अलग मत करो। मैनुअल वहाँ बोलता है कि अगर हम दोनों कभी 5-6 साल बाद कहीं बाहर मिलेंगे तो तुम क्या करोगे। तो जूलिया बोलती है कि मैं एक छोटा सा हेलो बोलूंगी और कुछ नहीं, और वहां से चली जाऊंगी। तभी मैनुअल उसको एक गिफ्ट देता है। जूलिया जब उसे खोलती है तो उसके अंदर
एक वॉच होती है। मैनुअल वहाँ बताता है कि मेरी माँ की वॉच है वो काफ़ी पुरानी हो गई है और ये वॉच चलती भी नहीं है। मैंने इसको काफ़ी ठीक कराने की कोशिश की पर ये 720 पेज आकर रुक जाती है और ख़राब हो जाती है। इसको हमेशा आपके पास रखना, लेकिन ये 720 ही दिखाएगी हमेशा। हाँ, जूलिया वहाँ कुछ नहीं बोलती और वो थोड़ा सैड हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद बोलती है, कल मेरे हस्बैंड बाहर से शहर आ रहे हैं, मैं उनको कभी रिसीव करने नहीं गई। कल पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने चली गई, लेकिन जैसे ही वहां मैंने अपने पति को देखा तो मैं चौंक गई, क्योंकि उनके हाथ में 2-3 साल का बच्चा था, लेकिन वह बच्चा एक औरत का था। उस औरत के पास बहुत सामान था, इसलिए मेरे हस्बैंड ने उसकी हेल्प की और उसके बच्चे को उठाकर, वो मेरी एक गलत फहमी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जब उस बच्चे को उठाकर उसकी माँ को वापस कर रहे तो उन्होंने उसी बच्चे के गाल पर किस कर लिया। वो देखकर मुझे रियलाइज हुआ मेरे पति को बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, यह जानते हुए कि मैं माँ नहीं बन सकती, उन्हें एक बच्चे को सुख नहीं दे सकती, और ना ही उन्हें मुझे कभी यह बोला कि हमें बच्चा गोद लेना चाहिए। इससे पता चलता है कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। और अब बहुत हुआ यहाँ, हम दोनों का डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और अलग अलग हो जाएंगे और अपनी लाइफ पार्टनर के साथ ही रहेंगे। मैनुअल वहाँ से हंसकर चला जाता है और जूलिया भी वहाँ से अपने घर चली जाती है। तो इसी के साथ ही मूवी का यहाँ एंड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि एक लाइक तो जरूर बनता है। और साथ में आप इसी तरह के रोमांटिक वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर दें, क्योंकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम द बैड सिस्टर 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हम एक जेसन नाम के लड़के को देखते हैं। जैसन को म्यूजिक का काफी ज्यादा शौक होता है। वो अपनी म्यूजिक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया करता था। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो एक नन टीचर को मारकर उसके कपड़े पहन लेती है। उसके बाद का सीन हम आगे मूवी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। और अगर आपको मूवी अच्छी लगती है प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इसी तरह की रोमांटिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ज्यादा देरी ना करते हुए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक जैसन नाम के खूबसूरत लड़के को देखते हैं। उसे म्यूजिक का काफी ज्यादा शौक होता है और उसे हम गिटार बजाते देखते हैं। और जेसन अपनी म्यूजिक की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया करता था। और कुछ दिनों बाद उसके स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। उसके बाद जेसन और उसकी सिस्टर जूई अपने स्कूल में वापस आते हैं और जेसन अपनी प्रिंसिपल से मिलता है जिसका नाम रिबेका होता है। और उसके बाद रिबेका स्कूल के एक दूसरी टीचर सोफिया से मिलती है। उसके बाद रिबेका सोफिया को स्कूल दिखाने ले जाती है क्योंकि सोफिया का स्कूल में पहला दिन था। उसके बाद रास्ते में सोफिया जैसन से मिलती है। वो उससे बात करने के बाद अपने कमरे में आती है और सोफिया अपने लैपटॉप में जैसन की म्यूजिक वीडियो देखती है और वो लैपटॉप में ही जैसन को किस करती है। और उसके बाद अगले दिन सोफिया क्लास में आती है और तभी सोफिया जैसन को एक लड़की से बात करते हुए देखती है और इस लड़की का नाम सारा होता है। इन दोनों को बातें करते देख सोफिया को काफी जलन और तकलीफ होती है। तभी सोफिया सारा को जैसन से दूर बिठा देती है, इसलिए क्योंकि कि सोफिया खुद जैसन को पसंद करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद जैसन सारा को किस कर रहा था और तभी वहां सोफिया आ जाती है और उन दोनों को किस करता देख लेती है और उसकी टांगों के बीच की गुफा में आग सी लग जाती है और वो जेसन को क्लास में जाने को कहती है। उसके बाद सोफिया सारा पर गुस्सा होकर उसे जेसन से दूर रहने के लिए कहती है और क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से कुछ जरूरी बात करने के लिए अपने पास कमरे में बुलाती है। उसके बाद जेसन सोफिया से मिलने आता है और तभी वो देखता है कि सोफिया अपने कपड़े बदल रही होती है और ये सब सोफिया की एक चाल होती है क्योंकि वो ऐसा करके जैसन को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और उसके बाद जब जैसन सोफिया को आधे कपड़ों में देखता है और वो सोफिया से मिले बिना ही वहां से चला जाता है, तभी ये देखकर सोफिया काफी खुश होती है
क्योंकि उसकी चाल कामयाब हो जाती है और वो जेसन के साथ घपाघप करने का मजा लेना चाहती थी। अगले सीन में हम जेसन और सारा को आपस में बातें करते देखते हैं, क्योंकि जेसन वीकेंड पर अपने घर जा रहा था और तभी उन दोनों को सोफिया बातें करते देख लेती है और उसके चीप चीपे कुएं में आग सी लग जाती है। और उसके बाद हम जेसन को उसके घर पर गिटार बजाते देखते हैं, जो अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और तभी वहां सोफिया आती है और वो वहां जेसन के म्यूजिक को छुपकर सुन रही थी और कुछ समय बाद जेसन को सारा का फोन आता है। तभी सोफिया ये देखकर उसके बदन में आग लग जाती है और बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि सोफिया जब भी जेसन के पास आने की कोशिश करती है तभी बीच में सारा आ जाती है। उसके बाद सोफिया एक प्लान बनाती है और उसके बाद सोफिया सारा के कमरे में आती है और सारा की बुक में नशीली चीज रख देती है। और अगले दिन सारा क्लास में जैसे ही बुक्स खोलती है और तभी सोफिया उस नशीले पदार्थ को देख लेती है और उसके बाद सारा से नशीला पदार्थ मिलने की वजह से उसे कुछ दिनों तक स्कूल से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद स्कूल के सभी टीचर सब स्टूडेंट के कमरों की तलाशी लेते हैं और उसके बाद जेसन के कमरे से भी वाइन की बोतल मिलती है और सभी टीचर जेसन से पूछते हैं यह वाइन किसकी है। और तभी जेसन कहता है कि ये वाइन मेरी नहीं है, लेकिन टीचर जेसन की बात नहीं मानते और वो जेसन को भी स्कूल से सस्पेंड करने लगते हैं। और तभी सोफिया टीचर से कहती है कि वो जेसन को स्कूल से सस्पेंड ना करने बजाय उसे एक और चांस देना चाहिए। और उसके बाद सभी टीचर सजा के तौर पर जेसन को सभी टीचर्स की हेल्प करने को बोलते हैं, लेकिन जो वाइन जेसन के कमरे में मिली थी वो वाइन बोतल सोफिया ने ही उसके कमरे में रखवाई थी। और तभी हमें सोफिया के बारे में भी कुछ पता चलता है। दरअसल सोफिया का असली नाम लोरा होता है, जो बहुत बड़ी अमीर और साइको किस्म की लड़की होती है। एक दिन लोरा जेसन को इंटरनेट पर गाना गाते हुए देखती है और लोरा जेसन की दीवानी हो जाती है और लोरा जेसन के करीब जाने के लिए वो सोशल मीडिया अकाउंट का सहारा लेती है और तभी उसे पता चलता है कि सोफिया नाम की एक टीचर जेसन के स्कूल में आने वाली है। इसलिए लोरा सबसे पहले सोफिया से मिलती है। तभी लोरा सोफिया को मार डालती है और वो सोफिया बनकर खुद उस स्कूल में आ जाती है। और उसके बाद वीकेंड में सब स्टूडेंट अपने अपने घर जाते हैं और जेसन को अचानक वहीं स्कूल में ही रुकना पड़ता है, क्योंकि उसे स्कूल की साफ सफाई जो करनी थी और जेसन अपना काम कर ही रहा था। तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और वो जेसन की काम में हेल्प करने लगती है। तभी सोफिया अपने कपड़ों के बटन खोलकर जेसन को अपने नारियल दिखाती है और जेसन को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसके बाद जेसन रात को अपने कमरे में सो रहा था और तभी वहां उसके कमरे में सोफिया आती है। जैसे ही सोफिया उसके पास आती है तभी जेसन की आंख खुल जाती है और सोफिया उसे किस करने लगती है और वो उसके साथ दबाकर घपाघप करता है। अगले दिन जेसन को काफी बुरा फील हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी टीचर के साथ घपाघप किया था। और कुछ समय बाद सोफिया जेसन के कमरे में आती है और उसके कपड़ों को सूंघने लगती है। और अगले ही दिन क्लास में टेस्ट होता है, जहां जोई को बहुत कम नंबर मिलने के कारण वो बहुत दुखी हो जाती है। और तभी सोफिया कहती वो घबराए नहीं, क्योंकि वो जोई का दोबारा से टेस्ट लेगी। और तभी ये सुनकर जोई काफी खुश होती है। उसके बाद जोई जब अपने दूसरे टेस्ट के लिए क्लास में आती है और वो वहां आंसर सीट देखती है, तभी वहां सोफिया आ जाती है और जोई को आंसर सीट देखते हुए पकड़ लेती है। लेकिन इस आंसर सीट को सोफिया ने ही यहाँ पर रखा था, क्योंकि वो जोई को चीटिंग करते हुए पकड़ सके। और तभी सोफिया जोई को प्रिंसिपल रबीका के पास लेकर आती है और उसे कहती है कि जोई अपने टेस्ट में चीटिंग कर रही थी, इसलिए इसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। लेकिन तभी रबीका सोफिया से कहती है कि जोई क्लास में सबसे स्मार्ट लड़की है और इसे इस छोटी सी गलती की वजह से स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। अगले सीन में हम जेसन को देखते हैं, जो चर्च में अपनी गलती या बताने के लिए जाता है। और तभी वहां अचानक सोफिया भी आ जाती है और सोफिया फिर वहां जेसन से घपाघप करने का मजा लेती है। और कुछ दिन बाद जेसन को सारा का मैसेज आता है। वो उसे अपने घर पार्टी पर बुलाती है, उसे किस करती है और वो उसे ये सब करने से रोकता है और वहां से पार्टी छोड़कर चला जाता है।
और जैसन बाहर जाकर ड्रिंक करने लग जाता है और तभी उसे एक पुलिस वाला ड्रिंक करते देख लेता है और उसके पास आता है और जैसन को अरेस्ट करने ही वाला था और तभी अचानक वहां सोफिया आ जाती है और सोफिया पुलिस वाले को समझाती है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद सोफिया जैसन को अपने घर लेकर आती है और सोफिया अपने कपड़े उतार कर जैसन को घपा-घप करने के लिए कहती है, लेकिन जैसन को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन प्रिंसिपल रेबिका सारा को क्लास में लेकर आती है, तभी अचानक सोफिया सारा को देखकर उसकी टांगों के बीच वाले चिपचिपे कुएं में आग लग जाती है और तभी सोफिया जैसन को सारा से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जैसन सोफिया की बात नहीं मानता। तभी जैसन सोफिया के सामने ही वो उससे बात करने लगता है और ये सब देखकर सोफिया के बदन में आग लग जाती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद सारा जब अपने बाथरूम में नहा रही थी और तभी वहां सोफिया आ जाती है और वो सारा को बाथरूम में ही मार डालती है और वहां से चली जाती है। और कुछ समय बाद जोई सारा से मिलने आती है और तभी जोई सारा को मरा हुआ देखती है और उसके सारा की मौत से जैसन और जोई काफी दुखी होते हैं। और तभी वहां जैसन को लगता है कि सारा को सोफिया ने ही मारा है और उसके बाद जैसन सोफिया से ही सारा के बारे में पूछता है, लेकिन सोफिया जैसन को सारा के बारे में कुछ भी नहीं बताती और वहां से चली जाती है। उसके बाद वीकेंड को जोई और जैसन अपने घर जाते हैं। घर आने के बाद जोई को जैसन काफी परेशान दिखाई देता है और तभी जोई उसे परेशानी का कारण पूछती है और तभी जैसन जोई को सोफिया के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता कि सोफिया कैसे उसे ब्लैकमेल कर रही है। और जोई जब ये सब सुनकर जैसन से सोफिया के बारे में और जानने की कोशिश करती है। एक दिन अचानक सोफिया अपने कमरे से बाहर चली जाती है और उसके बाद जोई और जैसन छुपकर सोफिया के कमरे में आते हैं और उन्हें वहां सोफिया का लैपटॉप दिखाई देता है जो असली सोफिया का होता है। उसके बाद उस लैपटॉप में सोफिया की बहुत सी फोटोज होती है और थोड़ी देर बाद कमरे में वहां एक और लैपटॉप मिलता है। ये जब उसे खोलकर देखते हैं तभी उसमें जैसन की बहुत सारी फोटोज देखने को मिलती है। तभी वहां उन्हें पता चलता है कि सोफिया का असली नाम लोरा है और इसीलिए वो दोनों लोरा की सच्चाई सबके सामने लाना चाहते थे। और तभी वो वहां से चले जाते हैं और प्रिंसिपल रेबिका के पास जाते हैं, लेकिन वो अचानक अपने कमरे में नहीं होती और तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल रेबिका को सोफिया पर पहले ही शक हो गया था और रेबिका सोफिया से कहती है, तुम कौन हो, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम असली सोफिया नहीं हो। और ये सब सुनकर लोरा घबरा जाती है और डरने लगती है। तभी प्रिंसिपल रेबिका जैसे ही पुलिस को फोन करने लगती है और तभी लोरा उसे भी मार देती है। और दूसरी ओर जोई और जैसन प्रिंसिपल रेबिका को ढूंढ रहे थे और तभी उनके पास लोरा आती है और तभी जोई उसे कहती है कि हमें सब पता चल गया है कि तुम असली सोफिया नहीं हो और हम ये राज सबको बताने जा रहे हैं। यह कहकर जैसे ही वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और तभी लोरा जोई पर हमला कर देती है। लोरा जोई को मारने ही वाली थी, तभी वहां अचानक प्रिंसिपल रेबिका आ जाती है। तभी लोरा जोई को छोड़कर प्रिंसिपल रेबिका का गला दबाने की कोशिश करती है। तभी जैसन स्क्रू ड्राइवर से लोरा पर हमला कर देता है और लोरा की वहीं पर मौत हो जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जोई और जैसन का स्कूल खत्म हो चुका है और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। इसी के साथ मूवी का हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं इस मूवी का नाम मड्रिड 1987 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो एक बूढ़े आदमी के साथ बाथरूम में फंस जाती है और वो उस बूढ़े की बातों में आ जाती है और बूढ़ा ठगी उस लड़की को पेल देता है और वो दोनों उस बाथरूम से बाहर कैसे आते हैं वो हम आगे मूवी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। अगर आपको मूवी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं और साथ ही में नई वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ज्यादा देरी न करते हुए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू
शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक फेमस राइटर को देखते हैं जिसका नाम मिगला था और वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर एक आर्टिकल लिख रहा था और तभी उसे वहाँ एक लड़की मिलने के लिए आती है जिसका नाम एंजेला था और एंजेला एक राइटर बनना चाहती थी और इसीलिए वो मिगला को वहाँ मिलने आती है और मिगला उस लड़की को देखकर वो बुढ़ा काफी खुश होता है और वो एंजेला को बैठने को कहता है और मिगला अपना आर्टिकल लिखना शुरू कर देता है। और मिगला एक ऐसा आदमी था जो भी उसके मन में आता था वो सबके सामने बोल देता था और मिगला अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं छुपाता था। और मिगला को डॉक्टर ने सिगरेट और ड्रिंकिंग करने से मना किया था और मिगला फिर भी सिगरेट पीना नहीं छोड़ता और वो सिगरेट पीने लग जाता है। और तभी एंजेला मिगला को एक अपना लिखा आर्टिकल दिखाती है जो मिगला को थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता है। और तभी मिगला एंजेला से कहता है कि एक अच्छा राइटर कैसे बना जाता है वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मिगला कहता है यह एक ऐसा टैलेंट है जो अपने आप में होना चाहिए और इसे कोई भी राइटर सिखा नहीं सकता, ये अपने आप मन और दिमाग से पेपर पर लिखा जाता है। उसके बाद मिगला एंजेला को अपने पास बुलाकर बैठा लेता है और मिगला ठरकी बूढ़े के इरादे कुछ ठीक नहीं थे और एंजेला भी थोड़ी घबरा जाती है। और तभी मिगला एंजेला को कहता है कि मेरे कोट की पॉकेट चेक करो और तभी एंजेला कोट की पॉकेट चेक करती है और उसमें से एक चाबी निकलती है। और तभी मिगला एंजेला को कहता है ये चाबी मेरे दोस्त के स्टूडियो की है और वो 2-4 दिन के लिए बाहर गया है। उसके बाद मिगला अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है और वो एंजेला के हाथ पर किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम अकेले में बिताना चाहता हूँ, साला ठरकी कहीं का, और हम दोनों स्टूडियो में जाएंगे जहां हमें कोई परेशान ना करे। और एंजेला को मिगला के इरादे कुछ गलत दिखाई दे रहे थे पर उसे मिगला से बहुत कुछ सीखना था और वो दोनों स्टूडियो में चले जाते हैं और वहां जाकर दोनों बातें करते करते साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं। और बातों ही बातों में मिगला एंजेला के पास आ जाता है और अपना मूड बनाने लगता है और एंजेला को धीरे धीरे टच करता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। और अचानक वो एंजेला से दूर हट जाता है और वो एंजेला से कहता कि किस करने में मुझे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और मिगला एक साफ दिल का आदमी था और इसलिए उसके मन जो आ रहा था वो एंजेला के साथ कर रहा था और एंजेला को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और तभी मिगला एंजेला को अपने कपड़े उतारने को कहता है और मिगला एंजेला को कहता है कि तुम मुझे से कुछ सीखने वाली हो, उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। दरअसल मिगला एंजेला की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और लेकिन एंजेला को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है और ये देखकर मिगला को काफी बुरा लगता है। लेकिन कुछ समय बाद डोर की आवाज आती है और एंजेला बिना कपड़ों के वापस मिगला के पास आती है और एंजेला को इस हालत में देखकर ठरकी बूढ़े में हलचल सी मच जाती है। और उसके बाद वो एंजेला को अपने पास बुलाता है और उसके शरीर पर पेंटिंग करने लगता है। और तभी एंजेला सोचती है कि ये ठरकी बूढ़ा आखिर क्या चाहता है। और उसके बाद एंजेला बाथरूम में नहाने चली जाती है और तभी मिगला भी उसके पीछे बाथरूम में चला जाता है और अपने कपड़े उतार कर नहाने लगता है और बाथरूम के डोर को बंद कर देता है। और एंजेला को बूढ़े के इरादों में गड़बड़ लगती है और एंजेला मिगला को कहती है कि मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और तभी एंजेला बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो मिगला से कहती है यह दरवाजा नहीं खुल रहा और तभी मिगला एंजेला से कहता है रुको मुझे देखने दो, लेकिन वो दरवाजा किसी कारण लॉक हो गया था और वो दरवाजा नहीं खुलता। और उसके बाद मिगला दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं तोड़ पाता और अब वो दोनों बाथरूम में फंस गए थे। और तभी एंजेला बाथरूम से जोर जोर से हेल्प करने की आवाज लगाती है और बाहर से किसी की हेल्प मांगती है। और तभी मिगला उसे आवाज लगाने से रोक देता है क्योंकि अगर हम दोनों को यहाँ एक साथ किसी ने देख लिया तो हमारी अच्छी तरह से बेइज्जती हो जाएगी। और कुछ समय बाद मिगला बाथरूम की खिड़की से बाहर आवाज लगाता है पर वहाँ कोई भी नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। और उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करते हैं और मिगला एंजेला से पूछता है कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। और तभी एंजेला बताती है कि वो आर्मी में है और वो उनका नाम बताती है। जैसे ही मिगला उनका नाम सुनता है और वो एंजेला को कहता है मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ और तुम्हारी बड़ी बहन को भी। और मिगल कहता है जब तुम्हारी बहन एक्टिंग सीख रही थी तब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त और मैं उसे पसंद भी करता था और उसने मुझे ठुकरा दिया। और मिगल कहता है तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन की आपस में नहीं बनती। और तभी एंजेला कहती है वो दोनों अभी भी वैसे ही है। और तभी मिगल एंजेला को कहता है अगर तुम्हारी बहन को पता चला कि हम दोनों यहाँ एक साथ में है और पता नहीं वो क्या सोचेगी क्योंकि वो अब बहुत बड़ी एक्टर बन गई है। और उसके बाद धीरे धीरे मिगल एंजेला को टच करने लगता है और एंजेला उससे दूर जाकर बैठ जाती है। और एंजेला कहती है मुझे यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना है। और मिगल एंजेला को कहता है अगर हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया और यहाँ से बाहर जाने के बाद लोग यही सोचेंगे हमारे दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। और कुछ समय बाद एंजेला फिर से आवाज लगाती है और हेल्प मांगती है और जिसे देखकर ठरकी बूढ़े के अरमान जाग जाते हैं और वो एंजेला के पास जाता है और एंजेला को टच करने लगता है। और एंजेला सोचती है यह ठरकी बूढ़ा मेरी सीटी बजाकर ही छोड़ेगा। और तभी एंजेला उसे कहती है कि मुझे छोड़ दो। और तभी मिगल बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो पहले से तो बाथरूम में फंस जाने के कारण परेशान था और दूसरी ओर एंजेला उसे देने से मना कर रही थी। और कुछ न हासिल होने के बाद मिगल थक कर बैठ जाता है। तभी मिगल की ये हालत देखकर एंजेला को उस
पर तरस आता है और एंजेला मिंगल के पास जाती है और दोनों दबाकर घपा-घप करने का आनंद लेते हैं। और उसके बाद एंजेला कहती मुझे भूख लगी है, तभी मिंगल कहता है कि मुझे मूवी में खाना खाते बहुत अच्छा लगता है और कुछ समय पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा होता है, जो मुझे काफी रियल लगता है और राइटिंग भी कुछ इस तरह की जाती है। और मिंगल की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो जैसे एंजेला को डांट रहा हो और वो बहुत बड़ी उम्र होने की वजह से बातें भी समझने वाली कर रहा था। और एंजेला को ये अच्छा नहीं लगता और वो गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुमसे कुछ सीखने आई हूँ ना कि तुम्हारा लेक्चर सुनने। और तभी मिंगल चुपचाप बैठ जाता है और जब एंजेला का गुस्सा कुछ ठंडा हो जाता है और मिंगल उसे कहता है कि खिड़की से एक बार फिर से आवाज लगाओ, तभी एंजेला आवाज लगाती है और उनकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। और उसके बाद मिंगल एंजेला को कहता है कि कहानी का मजा देखने में नहीं जितना सुनने में आता है। और उसके बाद वो उसे एक कहानी सुनाता है और वो कहानी सुनने के बाद दोनों गिल्टी फील करते हैं, लेकिन अब हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। तभी अचानक मिंगल को बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है और तभी मिंगल खिड़की से देखता है कि वो एक आदमी था और मिंगल उसे अपने दोस्त को कॉल करने को बोलता है। और कुछ समय बाद मिंगल का दोस्त आता है और वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है और मिंगल का दोस्त उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि दरवाजा अंदर से लॉक मत करना। और तभी एंजेला मिंगल को कहती कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे एक्सीडेंट समझकर भूल जाना। और यह कहकर एंजेला वहां से अपने घर चली जाती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उस मूवी का नाम है डॉन जॉन 1982 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांटिक मूवी है। इस मूवी में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसे फॉरेन मूवी देखना बहुत ही अच्छा लगता है और उसकी लाइफ में बहुत सी लड़कियां आती हैं, गपा गप करवा के चली जाती हैं। और उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो इन सब बातों से दूर थी और वो जॉन को बदलने की कोशिश करती है। और जब ये लड़की जॉन के साथ उसकी लाइफ में आती है तो उसकी लाइफ में उसके साथ साथ क्या होता है हम इस मूवी में देखेंगे। अगर आपको मूवी अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और ज़्यादा देरी ना करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी के हम शुरू में जॉन नाम के लड़के को देखते हैं और ये पॉर्न मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जॉन हर रोज रात को अपने कंप्यूटर में पॉर्न मूवी देखता है और अपनी हाथ गाड़ी चलाने लग जाता है क्योंकि जॉन को पॉर्न मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है। वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं कर सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन की लाइफ में बहुत सी ऐसी कम चीज़ें थी जिनकी वो केयर करता था। सबसे पहले था उसका घर जिसकी सफाई वो खुद से करता था। दूसरी उसकी बॉडी जिसके लिए वो रोज़ जिम जाकर एक्सरसाइज करता था। और जॉन एक क्लब में काम करता था। वो हर रोज़ नई नई लड़कियां पटाता था और अपने घर लेकर जाता था और पेलता था। लेकिन जॉन को इससे भी ज़्यादा मज़ा पॉर्न देखने में आता था। वो जॉन बहुत सी लड़कियों से गपागप करता है लेकिन उसको पॉर्न देखकर भी मज़ा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन एक क्लब में जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है और उसके सभी दोस्त लड़कियों पर लाइन मार रहे थे। अचानक जॉन की एक नज़र एक बहुत ही सुंदर और सेक्सी लड़की पर पड़ती है जिसका नाम बरबरा होता है। और जॉन उस लड़की के पास जाता है और उसे 10 आउट ऑफ 10 नंबर देता है। उसके साथ डांस भी करने लगता है और कुछ देर बाद जॉन बरबरा के साथ बातें करता है और उसे फंसाने की कोशिश करता है और उसे एक रात के लिए गपागप करने के लिए पूछता है। और तभी बरबरा को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से वो चली जाती है क्योंकि बरबरा ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। तभी जॉन एक और लड़की को देखता है और उसे पटा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है और उसे वहां जाकर दबाकर पेलता है। और उसके बाद जॉन को पॉर्न देखता है। वो अपनी हाथ गाड़ी चलाने लग जाता है। उसका कहना था कि रियल लाइफ में करने से ज़्यादा अच्छा पॉर्न है क्योंकि जो चीज़ इस तरह की मूवी में दिखाई जाती है वो सब रियल लाइफ में नहीं होता है। इसलिए जॉन पॉर्न मूवी ज़्यादा पसंद करता है। इस सीन में हम देखते हैं कि जॉन अपनी फैमिली के पास जाता है और उनके साथ बैठकर खाना खाता है और अचानक उसके और उसके फादर के बीच बहस होने लगती है। और दूसरी ओर हम जॉन की सिस्टर को देखते हैं जो हमेशा फोन में बिजी रहती है और चुपचाप बैठी रहती है। और तभी जॉन की मॉम उसे कहती है कि कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। उसके बाद जॉन अपने घर वापस आ जाता है और पॉर्न देखना शुरू कर देता है। मूवी देखते देखते उसको रात के 2 बज जाते हैं। अगले दिन जॉन अपने दोस्तों को कहता है कि मुझे वो लाल ड्रेस वाली लड़की बहुत पसंद आई थी, लेकिन जॉन को उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। और जॉन उसके बाद क्लब जाता है और उस लड़की के बारे में पता करता है। तभी उसको पता चलता है कि उसका नाम बरबरा था और उसे वो फेसबुक पर ढूंढ लेता है और उसे लंच के लिए इनवाइट करता है। दिन जॉन बरबरा को मिलता है और तभी बरबरा उससे पूछती है कि तुम्हें मेरी फेसबुक आईडी कहाँ से मिली, क्योंकि जॉन को तो उसका नाम तक पता नहीं था। उसके बाद जॉन बरबरा को सबको सच बता देता है और बरबरा भी जॉन को लाइक करने लगती है और बरबरा जॉन को एक रोमांटिक मूवी देखने ले जाती है। लेकिन जॉन ये मूवी देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन बरबरा को ये मूवी बहुत पसंद आती है और कुछ समय बाद वो दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। उसके बाद बरबरा अपने घर चली जाती है और जॉन चर्च में जाता है और गॉड से बोलता है कि मैंने इस वीक एक लड़की को किस किया और 18 बार पॉर्न देखा। कुछ समय बाद जॉन बरबरा को फिर मिलता है और उसे टच करने की कोशिश करता है और इस बार बरबरा भी रिलेशनशिप में आना चाहती थी। लेकिन उससे पहले बरबरा जॉन से बोलती है मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती हूँ और तुम्हें नाइट क्लब का काम छोड़ देना चाहिए। तभी जॉन बरबरा की सारी बातें मान जाता है और उसके बाद जॉन अपने घर में बरबरा की फोटो देखकर हाथ गाड़ी चलाने लगता है। इससे यह पता चलता था कि जॉन बरबरा से प्यार नहीं करता, वो बरबरा से बस गपागप करना चाहता था।
अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन बरबरा को अपने दोस्तों से मिलवाता है और वहाँ बरबरा के फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन बरबरा को जॉन के साथ रिलेशनशिप में 1 महीना हो जाता है, लेकिन बरबरा उसे अपने साथ गपागप नहीं करने देती है। उसके बाद जॉन अपनी फैमिली से मिलता है और वो अपनी फैमिली को कहता है कि वो एक बरबरा नाम की लड़की से प्यार करता है। यह सुनते ही उसकी मॉम खुश हो जाती है और कुछ दिनों बाद जॉन अपनी क्लास से बाहर जा रहा होता है, तभी बरबरा उसे फ़ोन करती है और कहती है कि आज रात मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। और जॉन यह सुनकर बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि बरबरा के साथ गपागप करने का मौका मिलेगा। और वह दूसरी ओर जॉन को एक लड़की रोते हुए दिखाई देती है और वो उस पर ध्यान नहीं देता और अपने घर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन के घर बरबरा उसे मिलने के लिए आती है, तभी दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और गपागप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जॉन को यह सब करने के बाद मजा नहीं आता, वो फिर रात को फोन देखने लगता है। लेकिन यह सब करते हुए बरबरा उसे देख लेती है और बरबरा जॉन पर बहुत गुस्सा करती है और उसे छोड़कर वहां से जाने लगती है। तभी बरबरा का गुस्सा देखकर जॉन झूठ बोलता है और कहता है ये वीडियो उसके दोस्त ने भेजी थी और वो उसे चेक कर रहा था। और बरबरा से वादा करता है कि वो कभी फोन नहीं देखेगा। और यह सब सुनकर बरबरा बहुत खुश होती है और यह सब होने के बाद भी जॉन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो फोन देखना शुरू कर देता है। उसके बाद जॉन बरबरा को अपनी फैमिली के पास लेकर जाता है और जॉन की मॉम को बरबरा बहुत पसंद आती है। उसके बाद दोनों चर्च जाते हैं और फादर से बोलता है कि इस वीक उसने 7 बार गपागप किया, लेकिन उसने पूरे हफ्ते में 1 बार भी पॉर्न वीडियो नहीं देखा। उसके बाद हम जॉन और बरबरा को एक शॉपिंग मॉल में देखते हैं और जॉन बरबरा को कहता है कि उसे अपने घर को साफ करने के लिए कुछ सामान खरीदना है। और तभी बरबरा को पता चलता है कि जॉन अपने घर की सफाई खुद करता है और बरबरा उस पर गुस्सा करती है और कहती है काम तुम्हारा नहीं, ये काम हाउसकीपर का है और तुम घर का सारा काम करना बंद कर दो। और जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे मेरा घर बहुत पसंद है और वो अपने घर की सफाई खुद करना चाहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम आज के बाद घर की सफाई नहीं करोगे। तभी जॉन उसकी बात मान जाता है। और अगले दिन जॉन जब अपनी क्लास से आता है तो एस्टर उनसे नोट्स मांगती है, उसकी गर्लफ्रेंड और फैमिली के बारे में पूछती है। एस्टर अचानक इस तरह पूछने से जॉन गुस्सा हो जाता है और वो अपने नोट्स एस्टर के हाथों से छीन लेता है। वो अपने घर चला जाता है और जैसे घर पहुंचता है तभी अचानक देखता है कि एस्टर वहाँ पहले से बैठी हुई है और वो बहुत गुस्से में है। और बरबरा जॉन से कहती है तुमने मुझे झूठ बोला, मैंने तुम्हारा कंप्यूटर चेक किया, तुमने पोर्न देखना नहीं छोड़ा। तभी जॉन बरबरा को समझाने की कोशिश करता है कि पोर्न देखना एक नॉर्मल सी बात है, यह कोई गलत नहीं है। और जॉन बरबरा को यह भी बोलता है कि पोर्न देखना और मूवी देखना सेम है। इससे बरबरा गुस्सा हो जाती है और कहती है दोनों सेम नहीं है। तभी जॉन बरबरा से माफ़ी मांगने लगता है और बरबरा उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी तो वो जॉन से ब्रेकअप करके चली जाती है। बरबरा के जाने के बाद जॉन दुखी हो जाता है और फिर पोर्न मूवी देखने लगता है। धीरे धीरे उसे अपनी सिंगल लाइफ बहुत अच्छी लगने लगती है क्योंकि वो जो भी कुछ करना चाहता था वो अपनी सिंगल लाइफ में आसानी से कर सकता था, उसे वहाँ कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दिन रात को जॉन बार नाइट में जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है और अपने दोस्तों को बरबरा के बारे में बताता है कि मैंने उसे छोड़ दिया। उसके बाद जॉन की नज़र एक और लड़की पर पड़ती है और वो उस लड़की को अपने घर ले जाता है और उसे गपागप करता है। अगले दिन हम जॉन को कार चलाते देखते हैं और वो कहीं जा रहा होता है और बिना किसी कारण आगे वाली गाड़ी के ड्राइवर पर गुस्सा होने लगता है और उसकी गाड़ी का गिलास तोड़ देता है। उसके बाद वो चर्च जाता है और फादर से बोलता है कि पता नहीं आज उसे इतना गुस्सा क्यों आया, उसने कार के गिलास को तोड़ दिया। और इस बार वीक में उसने 33 बार पोर्न मूवी देखा। उसके बाद जॉन अपनी फैमिली के पास जाता है और उनके साथ खाना खाता है और वो अपनी फैमिली को बरबरा के ब्रेकअप के बारे में कुछ नहीं बताता। और अगले दिन जॉन इष्ट से मिलता है, वो दोनों कार में गपागप करने का मजा लेते हैं। और उसके बाद इष्ट उससे पूछती है ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन तुमने पोर्न ना देखा हो और क्या तुमने कभी ये सब छोड़ने के बारे में सोचा। और जॉन कहता है कि वो जब चाहे इन चीज़ों को रोक सकता है और वो कहता है कि मैं ऐसी वीडियो अपने मज़े के लिए देखता हूँ क्योंकि ऐसी वीडियो मुझे बहुत पसंद है। और इष्ट उससे पूछती है क्या तुम इन वीडियो को बिना देखे रह सकते हो, तो तभी जॉन इन वीडियोज को नहीं देखने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद जॉन ईस्टर के घर जाता है और ईस्टर को बताता है कि इस वीक उसने पोर्न वीडियोज नहीं देखा और जॉन ईस्टर को इससे वादा करता है कि वो अब पोर्न नहीं देखेगा। और तभी ईस्टर उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें ये वीडियो देखना क्यों पसंद है, क्योंकि तुमने कभी अपने पार्टनर को समझने की कोशिश नहीं की और हमेशा अपने मजे के बारे में सोचा। उसके बाद ईस्टर उससे कहती है कि तुम दोनों एक साथ नहाया करो। वो तभी ईस्टर अपना टॉवल लेने जाती है, तभी वो रोने लगती है। जब जॉन नहाकर वापस आता है तो ईस्टर से पूछता है कि तुम हमेशा रोती क्यों रहती हो। ईस्टर उसे बताती है कि आज से 1 साल पहले उसका पति और बेटा एक्सीडेंट में मारे गए थे और जिसका उसे आज भी बहुत दुख है। उसके बाद ईस्टर और जॉन फिर गपागप करने लग जाते हैं और मजा लेने लग जाते हैं। उसके बाद जॉन ईस्टर के साथ बहुत इंजॉय करता है और बहुत ही अच्छा फील करता है जो उसने आज तक किसी लड़की के साथ नहीं किया। और धीरे धीरे जॉन फोन देखना बंद कर देता है और अब उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन अपनी फैमिली के पास जाता है और खाना खाते वक्त बरबरा के ब्रेकअप के बारे में बता देता है। तभी उसकी मॉम रोने लगती है। तभी अचानक जॉन की बहन कहती है कि बरबरा एक अच्छी लड़की नहीं थी और उसको एक ऐसा लड़का चाहिए था जो उसकी हर बात माने, इसलिए बरबरा जॉन के लायक नहीं थी। ये सब सुनकर जॉन को बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन
बाद जॉन बरबरा से मिलता है और माफ़ी मांगता है अपनी पोर्न वीडियो देखने वाली बात छुपाने के लिए। और बरबरा जॉन से कहती है कि उसने उसे एक बात मानने के लिए कही थी और जॉन कहता है कि तुमने एक चीज़ नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें मांगी थी। और अब जॉन अपनी लाइफ अपने मिजाज से जीना चाहता है और बरबरा उसे यह कहकर चली जाती है कि आज के बाद मुझे कभी कॉल ना करे। उसके बाद जॉन अपनी लाइफ में बहुत खुश है और उसने पोर्न देखना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इसी तरह की रोमांटिक मूवी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें। आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जल्दी मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।